नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है जहां इजराइल और ईरान के बीच तनाव अपनी चरम पर पहुंच चुका है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें ईरान की राजधानी तेहरान, परचीन शहर और कई सैन्य व परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इसे एक घिनौना अपराध करार देते हुए कड़ा जवाब देने की धमकी भी दी है। चलिए आपको बताते हैं कि इस तनाव में ईरान के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं और सऊदी अरब जैसे बड़े देश ने इस हमले पर क्या रुख अपनाया है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। इजराइल और ईरान का झगड़ा कोई नया नहीं है। 1989 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए हैं। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास और यमन में हूती विद्रोहियों जैसे ग्रुप्स को समर्थन दिया, जिन्हें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये ग्रुप्स इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं और 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर हमले के बाद ये तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अब 2025 में इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है, जिससे मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा मंडरा रहा है। तो इस जंग में ईरान के साथ कौन कौन खड़ा है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सऊदी अरब की, जिसने इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा की है। और फिर बाकी देशों और ग्रुप्स को देखते हैं। पहला नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान के बीच लंबे समय से दुश्मनी रही है, लेकिन हाल ही के सालों में दोनों के रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। मार्च 2023 में दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल किए हैं, जो मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम था। 13 जून 2025 को इजराइल के ईरान पर हमले के बाद सऊदी अरब ने एक बड़ा बयान जारी किया और सऊदी ने इजराइल के अगेंस्ट एक कड़ा बयान दिया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सऊदी अरब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता की कड़ी निंदा करता है और जो ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों का ये उल्लंघन है जो इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, ऐसा सऊदी अरब ने कहा है। ये बयान दिखाता है कि सऊदी अरब ने इजराइल के हमले को ईरान की संप्रभुता पर हमला माना है। अप्रैल 2025 में सऊदी डिफेंस मिनिस्टर खालिद बिन सलमान ने तेहरान में ईरानी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें सऊदी ने भरोसा दिया था कि वो इजराइल के हमलों में उसका साथ नहीं देगा। हालांकि सऊदी ने सैन्य समर्थन का कोई वादा नहीं किया, लेकिन उसकी ये डिप्लोमेटिक स्टैंड ईरान के लिए एक राहत की बात है। अब बात करते हैं लेबनान के हिजबुल्लाह की। ये शिया मिलिशिया ग्रुप 1980 के दशक से ईरान का सबसे बड़ा साथी है। हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल हमले करता रहा है। 2023-24 में इसके लीडर हसन नसरुल्लाह ने की हत्या के बावजूद ये ग्रुप सक्रिय है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट बताती हैं कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के हालिया हमलों की निंदा की है और लेबनान से जवाबी कार्रवाई की वो तैयारी कर सकता है। ईरान इस ग्रुप को हथियार और फंडिंग देता है। तीसरा है गजा का हमास। ये पैलेस्तीनी ग्रुप ईरान से हथियार, ट्रेनिंग और पैसे लेता है। 2023 में हमास के इजराइल पर हमले ने गजा युद्ध शुरू किया था। इजराइल का दावा है कि उसने हमास की सैन्य ताकत को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान अब भी इसके बचे हुए लड़ाकों को सपोर्ट करता है। इजराइल के हमलों के बाद गजा में लोग सड़कों पर उतरे, ईरानी और पैलेस्तीनी झंडे लहराए और ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। चौथा जो देश है वो है यमन के हूती विद्रोही। ये ग्रुप भी ईरान समर्थित ग्रुप इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। जून 2025 में हूतियों ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला किया था। ईरान उन्हें मिसाइल पार्ट्स और टेक्नोलॉजी देता है, जिससे वो इजराइल और समुद्री शिपिंग को निशाना बनाते हैं। यमनी सूत्रों के मुताबिक ईरान ने हाल ही में हूतियों को और हथियार भेजे हैं। पांचवा है सीरिया। ईरान ने लंबे समय तक सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सपोर्ट किया, लेकिन दिसंबर 2024 में असद का शासन गिर गया और वो रूस भाग गए। नई सीरियाई सरकार ने ईरान से जुड़े तस्करी नेटवर्क को तोड़ना शुरू किया, जिससे हिजबुल्लाह को हथियार भेजना और मुश्किल हो गया। फिर भी सीरिया में कुछ गुट जो पहले असद के साथ थे, ईरान का समर्थन करते हैं। छठा जो देश है वो है इराक। यहाँ ईरान समर्थित शिया मिलिशिया जैसे पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस है, जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमले करते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इन मिलिशिया को और मजबूत करने को कहा है। कुछ मिलिशिया लीडर्स में अमेरिका से टकराव टालने के लिए हथियार छोड़ने की भी बात कही है, लेकिन ईरान के प्रति उनकी वफादारी अभी भी बरकरार है।
मिडिल ईस्ट से बाहर दो बड़े देश ईरान के साथ हैं, रूस और चीन। रूस ने ईरान को सैन्य और आर्थिक मदद दी है। मई 2025 में ईरानी अधिकारी मॉस्को में रूसी नेताओं से मिले और सुरक्षा पर बात की। चीन ने डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है और 2024 में ईरान के इजराइल पर हमले को सीमित और आत्मरक्षा बताया। दोनों देश ईरान को अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ एक पार्टनर मानते हैं और एक चौंकाने वाला नाम है इस लिस्ट में जो ईरान के साथ है, नॉर्थ कोरिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ पोस्ट का दावा है कि नॉर्थ कोरिया ने ईरान को सैन्य मदद का वादा किया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये सच है तो नॉर्थ कोरिया ईरान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकता है, जो इस जंग को और जटिल और बहुत बड़ा बना सकता है। इनके अलावा कुछ देशों ने ईरान के लिए सहानुभूति दिखाई है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान और गजा में लोग सड़कों पर उतरे, ईरानी झंडे लहराए। इराक, सीरिया, अल्जीरिया, तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों ने 2024 में इजराइल के हमास लीडर इस्माइल हनियाह की हत्या की निंदा की थी, जो ईरान के प्रति उनके समर्थन का एक संकेत है। लेकिन ये देश अभी सैन्य मदद से बचे हुए हैं, वो अभी ईरान को सैन्य मदद देने से बच रहे हैं। एक जरूरी बात यह भी है कि कुछ दावे जैसे ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बागेरी या सरदार सलामी की मौत और परमाणु वैज्ञानिकों के मारे जाने की खबर पे अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये साफ है कि ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान जरूर हुआ है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जून 2025 में कहा कि ईरान ने परमाणु नियम तोड़े हैं, जिसके बाद इजराइल ने यह हमला किया है। दूसरी तरफ इजराइल के पास भी मजबूत सहयोगी हैं, जैसे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जॉर्डन, जिन्होंने ईरानी ड्रोनों को रोका और ईरान की निंदा की। सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। लेकिन सऊदी की ईरान के साथ डिप्लोमेटिक बातचीत और इजराइल की निंदा दिखाती है कि वो जंग से बचना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है? सऊदी अरब ने इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करके ईरान के साथ अपनी डिप्लोमेटिक सॉलिडेरिटी दिखाई है, लेकिन सैन्य समर्थन से दूरी बनाए रखी। ईरान के बाकी सहयोगी हिजबुल्लाह, हमास, हूती और सीरिया व इराक के कुछ गुट उसे क्षेत्रीय ताकत देते हैं। रूस और चीन डिप्लोमेटिक और आर्थिक सपोर्ट देते हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया की संभावित मदद इसे और जटिल बनाती है। लेकिन ईरान की चुनौतियां भी कम नहीं हैं। इसके प्रॉक्सी ग्रुप्स कमजोर हुए हैं और सीरिया में नई सरकार ने ईरान के हथियार नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया है। मिडिल ईस्ट का यह तनाव सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं, ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। भारत ने भी दोनों देशों में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सवाल ये है कि क्या ये जंग और बढ़ेगी या डिप्लोमेटिक रास्ता निकलेगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।